डिस्कशन जो हुआ था हमारा, जो फाइनली जो डिस्कशन हम लोगों ने किया था, नोजल वगैरह, देखो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, नोजल क्या होता है, नोजल डिफ्यूजर, ऑल थिंग्स आर डिस्कस। एक चीज़ और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, कि जो स्मॉलेस्ट सेक्शन होता है, जो स्मॉलेस्ट सेक्शन के बारे में हम बात करते हैं ऑफ द नोजल इज नोन एज फ्लूइड। ये आपको मैंने बता रखा है। तो दो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, नोजल में बी यूज्ड इन मेनी सिचुएशन सच है। अब कहाँ कहाँ नोजल यूज होता है उसको आप एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे उसमें सबसे पहले देखेंगे हम कि स्टीम स्टीम है, स्टीम के लिए होता है वाटर एंड गैसेस टरबाइन के लिए प्रोड्यूस हाई वेलोसिटी। बस मेन मोटिव क्या है, हाई वेलोसिटी को प्रोड्यूस करना है। बस थोड़ा सा ब्रशअप कर देता हूँ। दूसरा होता है कि जेट इंजन ऑफ टू प्रोड्यूस थ्रस्ट। जेट इंजन में यूज होता है, स्टीम एंड वाटर एंड गैस टरबाइन में यूज होता है। रॉकेट मोटर्स में यूज होता है, आर्टिफिशियल फाउंटेन्स में होते हैं, फ्लो मेजरमेंट्स में होते हैं, इंजेक्टर्स जो होते हैं फॉर पंपिंग फीड वाटर टू द बॉयलर वहाँ होते हैं, एंड द फायर होज में होते हैं टू प्रोड्यूस द वाटर जेट। जहाँ पर कभी भी आग लग जाते हैं तो तुमने देखा होगा जो फायर ब्रिगेड होता है वहाँ पे वो फायर जो होज होता है वहाँ पे प्रोड्यूस करता है वाटर जेट को, राइट। ठीक है, क्लियर, फाइन। सेकेंडरी से टाइप ऑफ नोजल भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसमें डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट डिस्कशन हो चुका है। अच्छा हाँ, डिफ्यूजर के बारे में थोड़ा सा आपको हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ डिफ्यूजर नहीं बताया था। तो टाइप ऑफ डिफ्यूजर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ डिफ्यूजर मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। तो उसमें क्या होता है, जो पहला होता है देखेंगे डायरेक्शन फ्लो। डायरेक्शन फ्लो, एक डायरेक्शन ऑफ द फ्लो के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहला उसमें आता है एक्सियल डिफ्यूजर। क्या आता है बेटा, एक्सियल डिफ्यूजर आता है, राइट। एक्सियल डिफ्यूजर्स, राइट। तो एक्सियल डिफ्यूजर्स में क्या होता है, द फ्लो ऑफ दिस फ्लो थ्रू द सच डिफ्यूजर इज अलोंग देयर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉनिकल है, एनुलर है, और ये सब सोनिक एक्सियल डिफ्यूजर है, और ये रेडियल डिफ्यूजर है। तो हम इसकी ही बात कर रहे हैं, ये हमारा सेकंड टाइप होगा। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि द फ्लो होगा, फ्लो हो रहा है, तो फ्लो थ्रू द सच डिफ्यूजर इज अलोंग देयर एक्सिस। दिस डिफ्यूजर्स मे बी कॉनिकल एंड एनुलर टाइप। कैसे हो सकते हैं, इसमें ये कॉनिकल हो सकते हैं या फिर आपका एनुलर हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, जो आपको दिख रहा है डिफ्यूजर इम्प्लॉयड इन एक्सियल फ्लो जो होगा वो टर्बो मशीन्स होंगे, सच एज एक्सियल फ्लूडिटी कंप्रेशर यूज कर देते हैं, तो वो होता है। ठीक है, तो बस आप इतना जानिए कि आपका जो डिफ्यूजर है वो दो कितने टाइप्स के होते हैं। तो डिफ्यूजर की अगर आप बात करते हैं, डिफ्यूजर की क्लासिफिकेशन में पहला आ जाएगा एक्सियल डिफ्यूजर, राइट। नाउ मूव टू द सेकेंड वन। फिर आपका आता है कि रेडियल डिफ्यूजर। आपको अगर छोटा दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ऐसे आप भी जूम कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे। डिफ्यूजर, रेडियल डिफ्यूजर, एक्सियल और रेडियल में डिफरेंस आपको पता है। तो रेडियल डिफ्यूजर जो होता है वो फ्लो करता है, रेडियल डिफ्यूजर इज अलोंग विद द रेडियल डायरेक्शन। डिफ्यूजर यूज्ड इन रेड, आपको ये तो पता है ना कि डिफ्यूजर का मेन मोटिव क्या है, डिफ्यूजर का मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, तो डिफ्यूजर का मेन मोटिव क्या है, डिफ्यूजर का मेन फंक्शन क्या है, डिफ्यूजर का फंक्शन क्या है, इट इज इंक्रीज द प्रेशर, इट इंक्रीज द प्रेशर, राइट। तो ये चीज हो जाएगा यहाँ पे। फिर बेटा आप लोगों ने आपसे मैंने बताया था कि एक तो देखो, एक तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एक्टिव फ्लो। डिफ्यूजर की अगर बात करोगे ना तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, राइट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। द सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द फ्लो, नेचर ऑफ द फ्लो। तो जो नेचर ऑफ द फ्लो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेचर ऑफ द फ्लो, ठीक है। सी हियर, सी नेचर ऑफ द फ्लो, नेचर ऑफ द फ्लो एंड तो नेचर ऑफ द फ्लो की जब बात करते हैं तो नेचर ऑफ द फ्लो में जब हम बात करोगे तो नेचर ऑफ द फ्लो में आ जाएगा आपका सबसोनिक डिफ्यूजर एंड सुपरसोनिक डिफ्यूजर। अच्छा, जब सबसोनिक की बात करते हैं तो तुरंत आपको रिमाइंड होना चाहिए कि अब मैच नंबर की क्या बात हो रही थी। मैच नंबर क्या होता था, मैच नंबर के केस में क्या होता था, मैच नंबर अगर लेस देन 1 है तो कौन सा वो होगा, सोनिक है कि सबसोनिक है। मोर देन 1 होगा तो क्या होगा, और इक्वल टू 1 होगा तो देन क्या होगा, तो इक्वल टू 1 सोनिक, लेस देन 1 सबसोनिक, मोर देन 1 सुपरसोनिक। कीप इन माइंड अकॉर्डिंग टू द मैच नंबर। तो जब नेचर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब मैं नेचर की बात कर रहा हूँ तो नेचर में पहला आ जाता है सबसोनिक एंड द सेकंड वन इज सुपरसोनिक, राइट। सेकंड वन इज सुपरसोनिक, क्लियर। तो दो चीजें हो गई, सबसोनिक एंड सुपरसोनिक। तो जो डिफ्यूजर होता है, डिफ्यूजर लेस एफिशिएंट होता है देन नोजल। डिफ्यूजर जो होता है वो लेस एफिशिएंट होता है देन नोजल एज द फ्लो इन द डिफ्यूजर इज अगेंस्ट द एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। देखिए एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट की बात आप करेंगे तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा होगा, वहां से है। तो डिफ्यूजर
are less efficient than nozzle as the flow in the diffuser is against the adverse pressure gradient, resulting in the more chance of separation of flow. ठीक। अब जो अगला टॉपिक रहता है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, वो है हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, लेट अस कंसीडर कि आप ये जानते हैं कि मास फ्लो रेट हमारा एम डॉट से डिनोट करते हैं, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बी स्पेसिफिक वॉल्यूम है, एंड सी इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी अक्रॉस द सेक्शन, राइट। तो ये सबको पता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है कि मास फ्लो रेट इज इक्वल टू हमारा ए इंटू सी अपॉन बी ये होता है। तो A1 C1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू A2 C2 अपॉन V2 होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये बेसिकली दिस इज द अबव इक्वेशन, दिस अबव इक्वेशंस जो होता है वैलिड होता है किसके होता है, प्रोवाइड द फ्लूइड फिल द नोजल एट एवरी सेक्शन। कल वाले सेशन में हम लोग कल जो डिस्कस करेंगे, कल हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे आपसे। तो आप लोग जरूर क्लास करेंगे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका मैंने एक पीडीएफ बनाया है, उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग मैंने उसमें आप लोग क्वेश्चंस रहेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे और आंसर बताते जाऊंगा आप लोगों को। तो कल की क्लास जरूर करें। आफ्टर डेट देखो उसमें कुछ है नहीं, इसमें हम डिफ्रेंशिएट ओवर कर देंगे तो हमारा ये इक्वेशन आ जानी है, फिर ये आ जाएगा फाइनली, तो उसमें कोई इशू नहीं है। उसको आता है सोनिक वेलोसिटी, मैच नंबर एंड स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी। तो सोनिक वेलोसिटी को समझो, सोनिक वेलोसिटी स्कैन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। तो अगर आप सोनिक वेलोसिटी के बारे में समझेंगे, सोनिक वेलोसिटी क्या है। सोनिक वेलोसिटी एक होता है एक्सप्रेशन फॉर सोनिक और साउंड और एकॉस्टिक वेलोसिटी। ए से डिनोट करते हैं, it is derived by the considering the propagation of pressure wave, derived by the considering the propagation of pressure wave in isentropic flow through a pipe of uniform friction, which is given by this kn equals to c2 dash upon c2, where this is the velocity coefficient of the nozzle. This is the velocity coefficient for the nozzle, right? तो फॉर गैस नोजल की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में हमारा गैस नोजल होगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द गैस नोजल, C2 इज द वेलोसिटी एक्चुअली, राइट। तो another coefficient known as the coefficient of discharge may be defined as the ratio of actual mass of flow rate to the theoretical या फिर isentropic expansion. Here is the coefficient of discharge. Here is the coefficient of discharge formula. CD is equals to m dot actual upon m dot isentropic. तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। आपसे पूछा जा सकता है कि नोजल में कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का क्या फार्मूला होता है या फिर क्या होता है, ऑप्शन में दिया रहेगा या फिर आपको पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास फ्लो रेट टू द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो ये हमारा हो जाएगा आइसेंट्रोपिक मास रेट ऑफ फ्लो या फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, राइट, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। क्लियर, गुड। फिर देखो इसमें लिखा हुआ है कुछ को न्यूमेरिकल आधा, इसमें कह रहा है कि इट इज नोटेड दैट द इन एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एंड नोजल एफिशिएंसी आर गिवन then throat area should be calculated on the basis of the coefficient of discharge and nozzle efficiency. It is very important, आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि क्या ये लिखा हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर जो है हमारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज और नोजल एफिशिएंसी दिया हुआ है, उस केस में हम थ्रोट एरिया जो हमारा ऐसे हमारा जो बन रहा है, मतलब ये जो एरिया थ्रोट एरिया जो हम कैसे निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एंड नोजल एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक, अब देखिए द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द वेलोसिटी ऑफ स्टीम लीविंग द नोजल। जब हमारा नोजल यहाँ से इनलेट हो रहा है, जब हमारा नोजल से स्टीम बाहर निकल रहा है, तब हमारा इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन का क्या होगा, प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बट ड्यू टू द सम unwanted things had happened in the previous lecture, that's why my mood was spoiled that time. So कल हम जो डिस्कस किया था तो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम लिविंग द नोजल, उस केस में अगर हम बात करते हैं तो देखिए ऐसा फ्री क्वेश्चन सबको पता है, वहाँ से हम कंसिडर करते हैं कि फ्लो ऑफ स्टीम विथ फ्रिक्शन थ्रू अ नोजल। जब भी हम कंसिडर करेंगे तो हम ये कंसिडर कर चल रहे हैं कि जो हमारा फ्लो ऑफ स्टीम हो रहा है वो कह रहा है विद द फ्रिक्शन हो रहा है थ्रू द नोजल। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द नोजल एफिशिएंसी का डेफिनेशन आपको पता है, हमने बता रखा है, एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप अपॉन द आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप, ये रेशियो होता है। द एक्चुअल हीट ड्रॉप विल बी व्हाट विल बी, दिस इज द एक्चुअल माइनस H2 डैश, जो मैंने अर्लियर लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, ग्राफ भी आपको दिखाया था।
तो H1 माइनस H2 डैश इज इक्वल टू एफिशिएंसी के टर्म में देखेंगे तो ये हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आएगा। कल जो मैंने डिस्कस किया था, मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको एफिशिएंसी डायरेक्ट बताया था, वो कैसे आएगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला 44.72 into अंडर रूट एफिशिएंसी और डेल्टा एच एंथैल्पी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ठीक। अब गैस नोजल्स के बारे में बात करेंगे तो उस पर देखो, एडियाबेटिक फ्लो थ्रू द डिफ्यूजर, डिफ्यूजर एफिशिएंसी, मतलब प्रेशर लॉस और कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, देख लेते हैं। फॉर्मूला बस आप ध्यान रखिए, फॉर्मूला याद रखना आपको। ये फॉर्मूलाज है। मेजर अभी इम्पोर्टेंट अगला जो टॉपिक है हमारा, जो हमें अभी फोकस करना है, दैट इज द, एक सेकंड, सुपर सैचुरेटेड फ्लो इन नोजल, दिस टॉपिक। देखिए, सुपर सैचुरेटेड फ्लो थ्रू अ नोजल, या फिर सुपर सैचुरेटेड फ्लो इन नोजल, या फिर मेटा स्टेबल फ्लो थ्रू नोजल, एक ही चीज है। लाइक समझिए, अगर मैं बोलूं आपसे, ये कहता हूं, ओके, अगर मैं कहूं, देखिए सुपर सैचुरेटेड बोला जाए, या फिर आपसे बोला जाए मेटा स्टेबल। सुपर सैचुरेटेड फ्लो या सुपर सैचुरेटेड फ्लो या फिर मेटा स्टेबल फ्लो, दोनों केस की अगर हम बात करते हैं, दोनों जो फ्लो होगा, उन दोनों फ्लो थ्रू द नोजल होगा। फाइन। तो आप ये जानिए कि आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मेन मोटिव है मेरा बताने का, आप समझिएगा। एक सेकंड, ओके फाइन। कि आपको सुपर सैचुरेटेड अगर बोलता है फ्लो थ्रू द नोजल, या फिर जो है मेटा स्टेबल, तो बोथ आर सेम। डोंट बी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर शॉर्ट नोट्स आता है या फिर आपको कुछ पूछता है तो ध्यान रखिए। बेसिकली इसमें आप ये समझिए कि जो होता है वो क्या है कि जब डिस्चार्ज जो है, व्हेन द डिस्चार्ज ऑफ इनिशियली ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम एक्सपेंडिंग थ्रू अ नोजल, जब हमारा डिस्चार्ज, अब डिस्चार्ज कब होगा, देखिए, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन जब भी होता है सुपरहीटेड स्टीम में, सप्लाई जब करते हैं हम प्रेशर P1, तो आप जैसे P1 पे, तो बैक प्रेशर जो होता है वो PB होता है। कैन बी डिपेंडेंट ऑन द बॉयलर डायग्राम बाय द लाइन सी। सी दिस इज द मोलर डायग्राम। मोलर डायग्राम आपको पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिए बेटा, क्वेश्चन आता है इस पे ऑब्जेक्टिव में कि मोलर डायग्राम जो है वो कौन सा होता है। पीवी डायग्राम इज नोन एज मोलर डायग्राम, टीएस डायग्राम इज नोन एज मोलर डायग्राम, पी पी पीएच डायग्राम इज नोन एज मोलर डायग्राम, या फिर एचएस इज नोन एज मोलर डायग्राम। तो विच वन इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? दिस वन इज द करेक्ट आंसर, राइट? दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो एचएस डायग्राम को ही हम बोलते हैं मोलर डायग्राम। ये आप मान के चलिए, क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछेगा आपको उसमें ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में। तो सुपरहीटेड फ्लो इन नोजल देख लेते तो फोकस ऑन द जो है, फोकस ऑन द मोलर डायग्राम पे हम देखते हैं तो सी, here is the molar diagram which is HS, here is the enthalpy and here is the entropy H and S, so right? तो C सीरीज, तो मोलर डायग्राम, राइट? तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। एक सेकंड, थोड़ा सा और इसको बनाना पड़ेगा। ये आप, ये हमारा मोलर डायग्राम है, कुछ मैं ऐसे कर रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा ये सब चीज़ें क्या है। फिर आप हमने देखा कि एक कर्व ऐसे गया, दैट इज द P1, दिस A। अभी वेट अ मिनट, इसको हटाता हूँ, ए हटाता हूँ। तो ये हमारा P1 है, ठीक। उसके बाद एक और कर्व जस्ट पास से गुजरेगा, ये हमारा P2। आफ्टर डैट एक और गुजरेगा यहाँ पे P3, दिस इज P3। फिर आपका दिस वन इज PB, दैट इज द बैक प्रेशर, राइट? बैक प्रेशर, दिस इज द
बैक प्रेशर, बैक प्रेशर। क्लियर? यहाँ से फ्लो हो रहा है, ड्रेनेज सेक्शन यहाँ पे 1 है। क्लियर? ये जो आपको ये दिख रहा है, जो ये चीजें जो दिख रही हैं, दिस वन, ये जो दिख रही हैं, इसके अंदर जो चीजें हैं, ये जो है बेटा हमारा वो है सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड फील्ड है, सुपर सैचुरेटेड क्या है? फील्ड है, सुपर सैचुरेटेड फील्ड है ये। क्लियर? इस लाइन को, जो आपका ये वाली लाइन है, दिस वन, नीचे वाली लाइन, दिस लाइन इज नोन एज विल्सन लाइन, विल्सन लाइन। ठीक, अब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये हमारा सुपर सैचुरेटेड फ्लो ऑफ स्टीम इन अ नोजल ग्राफ है। क्लियर? क्लियर? ओके। तो अब इसमें देखो कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ सुपरहीटेड स्टीम फ्रॉम सप्लाई P1, यहाँ सप्लाई कर रहे हैं हम P1 को, आइसेंट्रोपिक, तो आइसेंट्रोपिक है ना, आइसेंट्रोपिक है ना, ओके। तो आइसेंट्रोपिक हमारा यहाँ से सप्लाई हो रहा है और वो नीचे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? वो जा रहा है हमारा P पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। दिस इज द E, दिस इज दिस वन इज B, दिस वन इज A, और हियर दिस इज द B। ठीक है? तो जब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है सुपरहीटेड स्टीम में फ्रॉम सप्लाई प्रेशर P1 से टू बैक प्रेशर PB होता है, देन कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द मोलर डायग्राम बाय लाइन ए, दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो ये हमारा लाइन क्या बता रहा है? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो चेंज होता है फेज मस्ट बी स्टार्ट पॉइंट बी। ठीक, ड्यूरिंग एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन होगा तो जो हमारा चेंज होगा, जो फेज चेंज होने का जो पॉइंट होता है वो मस्ट बी बी होगा, जहां पे प्रेशर लाइन जो है वो क्या है? वो हमारा P2 है। अब जब यहाँ पे एक्सपेंड होता है तो P2 मीट्स कहाँ करता है? सैचुरेशन लाइन पे मिलता है, सैचुरेशन लाइन पे। अब जब हमारा नोजल की बात करें तो अंडर द नोजल, तो नोजल में क्या सर्टेन कंडीशन होता है। अब जो सर्टेन कंडीशन होता है वो फिनोमिना ऑफ कंडेंसेशन। अब इस केस में क्या होगा? तो फिनोमिना ऑफ कंडेंसेशन डज नॉट अकर्स एट पॉइंट बी, इस पॉइंट पे कंडेंसेशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, डज नॉट अकर्स। ठीक है, पॉइंट बी। अब जो टाइम अवेलेबल इज वेरी शॉर्ट ड्यू टू द शॉर्ट। अब क्यों ऐसा नहीं क्यों होता है? क्योंकि जो है जो टाइम अवेलेबल होता है इज वेरी शॉर्ट ड्यू टू द वेरी हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है जिसकी वजह से कंडेंसेशन नहीं होता है, और रीजन ये रहता है कि जो हमारा वेलोसिटी होता है स्टीम का वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। इसकी वजह से अब वो फास्ट क्यों होता है? क्योंकि वो नोजल के थ्रू निकल रहा होता है। क्लियर? अब होता क्या है, जो इक्विलिब्रियम की बात, इक्विलिब्रियम बिटवीन द वेपर फेज एंड लिक्विड। ठीक है, देयरफॉर इसकी वजह से क्या होता है? थोड़ा डिले होता है। तो वेपर कंटिन्यू टू एक्सपेंड इन ड्राई स्टेट इवन बियॉन्ड द पॉइंट नंबर बी टू द B1, हियर इज द B1। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ चला गया बेटा? ये चला गया आपका जो है ड्राई स्टेट से लेके बियॉन्ड चला गया B1 पे। अब जहाँ पे जो B1 है, B1 कैन बी फाउंड बाय एक्सटेंडिंग द सुपरहीटेड कांस्टेंट प्रेशर। सुपरहीटेड कांस्टेंट प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो हमको कहाँ मिल रहा है? वो P3 पे मिल रहा है, राइट? P3 पे मिल रहा है, अप टू द B1 से P3 जा रहा है। B1 कहाँ मिल रहा है? नियर बाई P3 प्रेशर। अब जब स्टीम ड्यूरिंग द एक्सपेंशन B से B1 जो स्टीम हमारा एक्सपेंशन हुआ, तो उस दौरान क्या हुआ? रिमेन्स ड्राई एंड कंडेंसेशन इज सुपर प्रेस्ड। ठीक है, अब देखिएगा, अब समझिएगा, वेपर्स बिटवीन द प्रेशर P2, वेपर बिटवीन द प्रेशर P2 एंड P3, जो वेपर की बात कर रहे हैं प्रेशर P1 और P2 और P3 के बीच में, आर सेड टू बी सुपर सैचुरेटेड और सुपर कूल्ड, एंड एज सच अ फ्लो इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड या मेटा स्टेबल फ्लो ऑफ स्टीम। इन दोनों के बीच में जो फ्लो हो रहा है वही फ्लो हमारा क्या है? सैचुरेटेड फ्लो है माय डियर, या फिर मेटा स्टेबल फ्लो ऑफ स्टीम है। A limit to the superheated state was observed by Wilson और line of Wilson। जो हमारा ये रीजन है ना नीचे, विल्सन लाइन, ये हमारा लिमिट बता रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि इस कर्व के नीचे सारा का सारा ये रीजन, ये सारा का सारा मैं बोलूँगा ये सारा का सारा रीजन जो है हमारा सुपरहीटेड है, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
ठीक है। तो एक विल्सन लाइन है जो ये बताता है, आपसे पूछे कि विल्सन लाइन क्या, विल्सन लाइन ये बताता है कि लिमिट ऑफ द सुपरहीटेड स्टेट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द विल्सन और लाइन ड्रॉन ऑन द बॉयलर चार्ट थ्रू द ऑब्जर्व पॉइंट इज नोन एज द विल्सन लाइन, इज नोन एज द विल्सन लाइन, उसे हम बोलते हैं विल्सन लाइन बोलते हैं, राइट। क्लियर, क्लियर, उसे हम विल्सन लाइन बोलते हैं। अब देखो प्रैक्टिकली अगर देखें, हम प्रैक्टिकली पर्पज से देखें को, तो इस लाइन, दिस लाइन हैज बिकम द सैचुरेशन लाइन, दिस लाइन, दिस विल्सन लाइन इज बिकम द सैचुरेशन लाइन, अगर हम प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। क्लियर, क्लियर, वेरी गुड। अब देखो द फ्लो इज आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड फ्लो, क्यों भैया सुपरहीटेड है तो क्यों सुपर कूल्ड बोलने, समझ लो कि सुपर कूल्ड फ्लो ही बोलते हैं बिकॉज at any pressure P2 and P3, between P2 and P3, the temperature of the vapor is always lower than the wet saturation temperature. The temperature is always lower than the saturation temperature corresponding to that pressure. समझने की बात है, समझ सकते हैं, समझ जाएंगे आप। अब जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर में इस दौरान, किस दौरान, इस दौरान, उस टेम्परेचर को बोलते हैं डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग। आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस में, अपने सर ने आपको पढ़ाया होगा, तो उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग। जब हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर ज्यादा होता है वेपर टेम्परेचर से, या फिर बोल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ वेपर इज ऑलवेज लोअर देन द सुपर सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द corresponding to that pressure. In this case, this pressure is known as the this temperature is known as the undercooling, degree of undercooling. Clear? अब समझो जब एक्सपेंशन कहाँ पहुंच गया, पॉइंट बी पे पहुंच गया, और ऑन द विल्सन लाइन अब कंडेंसेशन ऑकर्स एट कांस्टेंट एंथैल्पी। कंडेंसेशन कब होगा, जब एंथैल्पी कांस्टेंट होगा, एंड द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेनिंग कांस्टेंट एज शोन बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज द BC। दिख नहीं रहा है ये, मैंने जारी कर दिया, यहाँ जो लाइन मैंने यहाँ खींचा था ना लाइन, यहाँ से एक लाइन जाएगी BC, ठीक है। एंड जो है BC के बाद एंड और फर्दर क्या होगा, आइसोट्रोपिकली यहाँ से यहाँ पे आता है तो हमारा क्या होता है CD होता है। दिस इज पॉइंट, रुक जाओ एक मिनट, ओके, दिस यहाँ से यहाँ चला आता है, ये लाइन है, यहाँ से आगे तो C है, और ये यहाँ से आगे क्या हो गया D है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई होप आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। अब कहते हैं कि रेशियो ऑफ सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर एट B एंड B1 इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन। ठीक, अगर आपसे क्या क्या आपने पढ़ा, सुपर हीटेड फ्लो पढ़ा, सुपर कूल्ड फ्लो पढ़ा दिया, डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग समझ में आ गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एक बार और समझिएगा, रेशियो ऑफ saturation pressure corresponding to the temperature at B and B1 is called degree of super saturation. ठीक, फाइन, ओके, दैट्स गुड। तो इस तरीके से हमारा जो है सुपर सैचुरेटेड और मेटाफोर फ्लो थ्रू द नोजल, ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, फिर फर्दर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, आप ये नोट्स में भेज दूंगा, वही चीज़ है, सिचुएशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ठीक, तो ये है हमारा नाउ, अभी तो हमारे पास टॉपिक ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। एक तो डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन भी हम लोग देख लेंगे। एक मैंने नोट्स भेजा है, उसमें शायद डेरिवेशन भी है, तो अगर आप लोग उसको डेरिवेशन को भी देखना चाहेंगे तो वहाँ से आपको दिख जाए कैसे। आप हम लोगों ने ये देखा कि कैसे ये प्रेशर कौन सा प्रेशर है, ये प्रेशर कौन सा है, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो देखा कि थ्रोट प्रेशर की बात करें अगर हम, तो वो हमारा P2 से डिनोट करते हैं, और इनलेट प्रेशर की बात करें तो हमारा किससे डिनोट करते हैं, दैट इज द P1 से, दैट इज द P1। तो ये हमारा चीज़ आ जाएगा यहाँ पे। तो मैक्सिमम अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला आता है, और ये चीज़ है, ये हमने शायद डिस्कस किया है क्लास में, आई थिंक, मुझे याद आ रहा है, बट ठीक है, फर्दर भी बाकी फिर जो रिलेशंस आ जाता है ACP में, वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। मैच नंबर्स, yes exactly, definitely I had discussed in the earlier lecture, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, डेफिनेटली मुझे याद आ गया। तो ये चीज़ है पूरा क्लियर, ये आप यहाँ से देख लेंगे। ओके, मैक्सिमम मास फ्लो जो बात कर रहे थे, दैट इज सुपर सैचुरेटेड फ्लो, वो भी आज मैंने डिस्कस कर लिया, तो न्यूमेरिकल से एंड द अंडर एक्सपेंशन।
ठीक है, तो मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, दो वहाँ से आप जो चीज़ें बेस्ट चीज़ें बची होंगी वो आप वहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, अंडर एक्सपेंशन एंड कन्वर्जन नोजल एंड डाइवर्जन नोजल में क्या डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, ओके। मेटा स्टेबल स्टेट या फिर अभी हमने डिस्कस किया मेटा स्टेबल स्टेट या फिर सुपर सैचुरेटेड स्टेट या फिर सुपर एक्सपेंशन। तो डायग्राम, उसके डेफिनेशंस, डिग्री ऑफ सैचुरेशंस क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। मैं अभी नोट्स मैं भेजता हूँ वेरी सून। ये एक्चुअली मेरे ही नोट्स हैं, आप अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी आपको दिखेंगे। थोड़ा पुराना है नोट्स तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा है, तो आपको नोट्स यहाँ से दिख जाएंगे। क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी हाई लेवल के हैं, अगर आप इसको लगा लेंगे तो बेटर होगा। नेक्स्ट चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है छोड़ने की। तो ये नोट्स है हम लोगों का, हम लोग जो पढ़ाई करें मीटिंग में। ठीक है, तो ये आप नोट्स को आप कंसिडर कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। अब नाउ फर्दर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं राइट नाउ। इससे पहला ही न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से, कैलकुलेट द थ्रोट एंड एग्जिट एरिया ऑफ अ नोजल टू एक्सपेंड एयर एट द रेट ऑफ 4.5 kg per second from 8.3 bar 327 to 327 degree centigrade into a space at 1.38 bar. Neglect the inlet velocity and assume isentropic flow. Right? तो एम डॉट P1 T1 एंड P3 डेटा जो भी गिवन है वो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आप आइसेंट्रोपिक फ्लो को फॉर्मूला लगाइए। आइसेंट्रोपिक देखिए वही फॉर्मूला जो हमने आपको ऑटो साइकिल में पढ़ाया था, सेम फॉर्मूलेज वगैरह आपको यहाँ पे भी यूज करने हैं। कोई इसमें अलग फॉर्मूला नहीं यूज करना रहता है, वही है। फिर वही वेलोसिटी निकालने का जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, वो अपने वेलोसिटी यहाँ से निकाल दिए। देखिए बस डेटा पुटअप करते चले आइए, आपका आंसर निकलता चला जाएगा। ठीक है, मैं इसको सेंड कर दूंगा ताकि आप वहाँ से आपको मिल जाए। ठीक है, तो अभी आपको मैं